हम ट्रीटीज़ को एज अ लीगल सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करेंगे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स कि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटायरली कोडिफाइड नहीं है, तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जिनमें हमारे पास स्टैट्यूट लॉ है, कॉमन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और कुछ दीगर ट्रेडिशनल कन्वेंशन हैं, और इसके साथ साथ कुछ ट्रीटीज़ भी हैं, और ये इस तरह ये सारे जो हैं ये यूके का अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं। सबसे पहले ट्रीटी को डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली ट्रीटी एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान ये होता है, और ये बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ या मैटर्स होते हैं लाइक ट्रेड, डिफेंस, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और कुछ इस तरह के मज़ीद जो हैं, इस तरह के सभी मामलात को डील करने के लिए ट्रीटीज़ जो होती हैं ये साइन की जाती हैं। ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ ट्रीटीज़ इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली यूके के अंदर जो ट्रीटीज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस हासिल है। यूके के अंदर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी जो ट्रीटी है उसको रेटिफाई करती हुए उसको साइन कर सकती है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि गवर्नमेंट को किसी भी ट्रीटी को रेटिफाई या उसको साइन करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ उस ट्रीटी को, उस जो एग्रीमेंट है उसको कंट्री में इन्फोर्सेबल करने के लिए ये लाजमी है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई ना कोई लेजिस्लेशन करे, उसके रिलेटेड कोई ना कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये यूके के अंदर इस कोर्ट्स इसको तब तक इन्फोर्सेबल नहीं कर सकें जब तक यूके के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जो है वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की, और जब ये लेजिस्लेशन हुई ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के ऊपर, तो सिर्फ उसी टाइम जो यूके कोर्ट्स थी वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो स्टैट्यूट था उस वक्त उन्होंने यूके कोर्ट्स ने उसको कंट्री में इन्फोर्सेबल किया। लीगल स्टेटस की बात करें तो यूके के अंदर जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रीटीज़ जो होती हैं ये ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लॉ का पार्ट नहीं बनती, इसके लिए पार्लियामेंट को इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ती है इसको इन्फोर्सेबल करने के लिए, और कोर्ट्स भी होती हैं वो भी सिर्फ उसी सूरत इनको इन्फोर्सेबल करती हैं, इनको अप्लाई करती हैं सिर्फ उसी सूरत में जब पार्लियामेंट इनके ऊपर कोई लेजिस्लेशन करती। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रीटीज़ जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रीटी ऑफ रोम 1957 एंड ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन 1992। बेसिकली ये जो दोनों ट्रीटीज़ थी ये यूके की यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबरशिप की बेसिक फाउंडेशन है। इन्हीं की वजह से यूके जो है वो यूरोपियन कम्युनिटीज़ या यूरोपियन यूनियन का वो मेंबर बना। यूरोपियन कम्युनिटीज़ एक्ट 1972 की वजह से यूरोपियन यूनियन का जो लॉ था वो यूके के अंदर इन्फोर्सेबल किया गया, और इसके साथ साथ ये जो एक्ट था इसने जो यूके के अंदर डॉक्ट्राइन है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, इसने उसको अफेक्ट किया तब तक जब तक यूके जो है वो उसने ब्रेक्सिट यानी जब तक वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट नहीं हो गया। इसकी वजह ये है कि चूँकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इस वजह से अफेक्ट होती थी कि यूके की जो पार्लियामेंट थी उसको यूरोपियन यूनियन के लॉज को उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती थी, उनको फॉलो करना पड़ता था। इस वजह से उनकी जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जो डॉक्ट्राइन थी वो किसी न किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ थी। लेकिन जब यूके ने ब्रेक्सिट कंप्लीट कर लिया यानी कि यूरोपियन यूनियन से वो एग्ज़िट कर गया, तो उस टाइम उसकी जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी थी वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि अब उसकी जो सॉवरेनिटी थी पार्लियामेंट्री ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रही। ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़, कुछ ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ भी हैं जो कि यूके के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, जैसा कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये भी यूके के अंदर सिर्फ तभी इन्फोर्सेबल की गई जब यूके ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन करके ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जो है वो बनाया। इस तरह फिर जो जुडिशरी थी वो इन लॉज को, इन ह्यूमन राइट्स को डायरेक्टली यूके के अंदर अप्लाई करने लगे। डेवोल्यूशन एग्रीमेंट्स, कुछ ऐसी ट्रीटीज़ भी होती हैं जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस या किसी ना और वजह से जो कि डेवोल्यूशन को रिलेट करती हैं, जैसा कि हमारे पास यूके के अंदर डेवोल्यूशन कुछ एक्ट्स हैं जिनके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों टेरिटरीज़ को, इन तीनों स्टेट्स को जो है वो पावर डेवोल्यूट की गई है, ताकि ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये अपनी टेरिटरी की हद तक अपने मामलात के लिए लेजिस्लेशन कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले ये है कि ट्रीटीज़ जो होती हैं वो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह होता है कि
जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ पावर जो होती है वो उन इंटरनेशनल बॉडीज़ के पास भी चली जाती है जिनके साथ ये ट्रीटी साइन की जाती हैं। और इस जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है कि यूके की जो पार्लियामेंट थी उसको ईयू की जो पार्लियामेंट या ईयू की जो लॉज हैं उनको वो इम्पोर्टेंस देनी पड़ती थी, उनको फॉलो करना पड़ता था। इस तरह जो यूके की पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी थी वो किसी न किसी हद तक वो अफेक्ट होती थी, कॉम्प्रोमाइज़ थी। इसके साथ ये है कि ट्रीटीज़ जो होती हैं वो किसी स्टेट के अंदर राइट्स और लिबर्टीज़ को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जिस तरह यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है ये यूके के अंदर ह्यूमन राइट्स को इन्फ्लुएंस करते थे। और इसके साथ साथ जो ट्रीटीज़ होती हैं इनके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी पड़ती है पार्लियामेंट को, इनको कंट्री के अंदर अप्लाई करने के लिए, इनको इन्फोर्सेबल करने के लिए। इसी के लिए यूके के अंदर एक उन्होंने एक्ट भी बनाया था जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड गवर्नेंस एक्ट 2010 कहते हैं। इसका बेसिक मकसद ये था कि किसी भी ट्रीटी को साइन करने से 21 डेज़ पहले, 21 दिन पहले उस ट्रीटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पार्लियामेंट के पास मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ उसी सूरत में जो ये ट्रीटी जो है ये रेटिफाई हो सकेगी। नेक्स्ट हम मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेक्ज़िट। ब्रेक्ज़िट भी यूके की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। ब्रेक्ज़िट के थ्रू बेसिकली यूके जो है वो उसने यूरोपियन यूनियन से विड्रॉल किया था। इस तरह ये ब्रेक्ज़िट जो है ये यूरोपियन यूनियन से एक विड्रॉल एग्रीमेंट है जो कि 2010 से लेकर 2020 के दरमियान में ये कंप्लीट हुआ था ये सारा प्रोसीजर। और इस तरह जो जितने भी यूके के यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड और कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स थे वो सारे भी अब ख़त्म हो गए, क्योंकि और इस तरह जो यूके की जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी थी वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, मज़ीद वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह एक एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड गवर्नेंस एक्ट 2010। बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, ताकि पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना रहे। और इस तरह जो पार्लियामेंट थी उनके पास ये राइट आ गया कि अब वो खुद किसी भी ट्रीटी को रेटिफाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो किसी ट्रीटी को रेटिफाई नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। किसी भी ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए अब पार्लियामेंट के अप्रूवल जो है वो लाजमी होगा इस एक्ट की वजह से। लास्ट में हम इस एक्ट के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। इवन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड गवर्नेंस एक्ट 2010 आ गया, फिर भी जो पार्लियामेंट की जो पावर थी ट्रीटीज़ को रेटिफाई करने के लिए वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रही, क्योंकि इसके होते हुए भी जो पार्लियामेंट थी वो किसी भी ट्रीटी को अमेंड या उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो इस तरह पार्लियामेंट का जो रोल था, जो पावर थी, वो लिमिटेड ही रही, बजाय इसके कि वो मज़ीद इंक्रीज़ हो या मज़ीद वो स्ट्रेंथन हो। इसके साथ साथ लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ट्रीटीज़ होती थी ज़्यादातर वो गवर्नमेंट ख़ुद ही उनको डील कर लेते थे, ख़ुद ही उनको साइन कर लेते थे पब्लिक से निगोशिएशन किए बगैर, यानी कि पब्लिक की मर्ज़ी के बगैर भी गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ को रेटिफाई या उनको साइन कर देते थे। और इसके साथ साथ इनके अंदर लीगल अनसर्टेनिटी भी थी, मींस के किसी भी लॉ के अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टेन थे सभी के लॉस। चूँकि इसकी वजह ये थी कि ट्रीटीज़ जो होती थी ये किसी भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस को ये क्रिएट कर सकती थी विदाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डोमेस्टिक लॉ। इस तरह जो था इस तरह ये ट्रीटीज़ जो थी ये स्टेट के अंदर लीगल अनसर्टेनिटी का बायस भी बनती थी। थैंक यू सो मच।